कुरियन है, कुरियर है। 1970 के दशक में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। सर कब पूरा होगा इकोनॉमी? अगले हफ्ते। रियाया को सुल्तान से और सुल्तान को रियाया से मुक्ति मिलेगी। पागल सुल्तान, है ना? बस अब संरचना बचा है आपका राष्ट्रीय आय, अभी करेंगे नेशनल इनकम। अब संरचना बचा है, उद्योग बचा है, विदेशी व्यापार बचा है, और बजट आर्थिक सर्वेक्षण, और फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख मुख्यालय। बस ठीक है, 5 दिन 1 हफ्ते में। देखो आज देखो कितना बड़ा पोर्शन खत्म कर दिए। तीसरा लिखिए क्रांति, पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, नीली, पीली के बाद नीली, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसी के लिए, इसी में नोट में लिख लीजिएगा, नोट। मत्स्य क्रांति के जनक प्रोफेसर अरुण कृष्णन, मत्स्य क्रांति के जनक प्रोफेसर अरुण कृष्णन। और हीरालाल चौधरी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे। वर्तमान में मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वर्तमान में मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। सन 2020 में इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। झींगा मछली के उत्पादन से, झींगा मछली जानते हैं? नहीं जानते? झींगा मछली के उत्पादन से और प्याज के उत्पादन से,
और प्याज के उत्पादन से, प्याज के उत्पादन से। नोट में लिखिएगा, नोट में, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व का, नोट में लिखिएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, उत्पादक देश बन गया है। सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। देखो एक चीज याद रखना है, झींगा मछली तो है, ठीक है, हमने क्या लिखाया है, प्याज का। महाराष्ट्र में जब ये एक तरह से जो गुलाबी क्रांति थी, ये प्याज के उत्पादन से चलाई गई थी। अगर ऑप्शन झींगा मछली ना हो तब लगाएंगे प्याज, नहीं तो क्या लगाओगे, ठीक है, तो झींगा मछली लगाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार की कौन सी है, महाराष्ट्र में थी कौन सी, प्याज के लिए गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्रांति लिखिएगा, काली क्रांति, काली क्रांति, काली 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 क्रांति, काली चरण वाला काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। लिखिएगा इसी में नोट में, राष्ट्रीय बायोफ्यूल, राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी में, पॉलिसी में पॉलिसी में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी में, बायोफ्यूल पॉलिसी में 2025-26 तक 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है, एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वही बायोडीजल ही है ना, तो उसमें पहले 10% था, अब इसको क्या कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है, ठीक है, अचीवमेंट के रूप। बायो में एथेनॉल मिलाया जाएगा और उसमें भी एथेनॉल मिलाया जाएगा। पहले कितना था, 10%, अब 20% यहाँ पर कर दिया गया। तो अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या, बायोफ्यूल या बायोडीजल सेम ही है, ठीक है, में कितने % अल्कोहल मिलाने का लक्ष्य रखा गया और कब तक, ठीक है। पहले क्या था, 20% 2030 तक था, कब तक था, 2030 तक। अब उसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए चेंज हुआ है। 20 है 20, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा धूसर क्रांति, धूसर 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 क्रांति, धूसर क्रांति उर्वरक के उत्पादन से, धूसर उर्वरक के उत्पादन से। नेक्स्ट है
रजत क्रांति, रजत क्रांति। जनक मानी जाती है इंदिरा गांधी, अंडा उत्पादन से है, अंडा उत्पादन व मुर्गियों के उत्पादन से है रजत क्रांति। जनक कौन है? इंदिरा गांधी। मुर्गी, यहां जनसंख्या कम कर रही थी, मुर्गियों की जनसंख्या बढ़ा रही थी। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, राजनीतिक एक तरह से। नेक्स्ट लिखिएगा सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। बागवानी उत्पादन से संबंधित है, बागवानी उत्पादन से संबंधित है। नोट में लिखिएगा भारत में बागवानी उत्पादन, भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में लगभग 28% योगदान दे रहा है। जीडीपी में लगभग 28% योगदान दे रहा है। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। सभी क्रांतियों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया है। इंद्रधनुषी 7 रंग होते हैं ना, तो इंद्रधनुषी सभी क्रांतियों को मिलाकर सभी क्रांतियों को मिलाकर इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाने हेतु, देश की मिट्टी को उन्नत बनाने हेतु देश की मिट्टी को उन्नत बनाने हेतु कृषि व्यवस्था में, कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु लाई गई है, सुधार हेतु लाई गई है। नेक्स्ट है भूरी क्रांति, भूरी, भूरी। चमड़ा या कोको, चमड़ा या कोको। क्वेश्चन पूछूं? पढ़ लिया है? ढूंढ के लाइएगा। ऑप्शन की व्यवस्था नहीं है। हाँ, उर्वरक से भी है। नहीं नहीं नहीं, वो भूरी क्रांति की बात कर रहे हैं, वो हमने लिखा है।
बताइएगा। बागवानी का जीडीपी में क्या लिखा है ऊपर? 28%, 28%, है ना? चलिए अब ज्यादा नहीं दिखाते, एक घंटे। अब योजनाएं और रह गई हैं एग्रीकल्चर की, तो मंडे को लिखा देंगे कुछ, है? हाँ, पहुंच गया। ठीक है, अब कुछ समझ लेते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, थक जाएंगे। ठीक है, मंडे को लिखा देंगे कुछ योजनाएं और लिखानी है छोटी छोटी, तो वो तो अलग से लिखा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर लेकर चलते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है। देखो, किसी देश के देशवासियों के द्वारा ठीक है, उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य होती है। एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य है, ये परिभाषा है। ठीक है, कौन कौन से शब्द यूज किए हमने? देशवासी, एक तो ये शब्द यूज किया है रेजिडेंट, वह व्यक्ति जो किसी स्थान पर रहकर अपनी आर्थिक क्रियाओं को करता है। आर्थिक क्रियाओं को करता है, उस स्थान के लिए निवासी कहलाता है। ठीक है, निवासी के अंतर्गत शामिल हो सकता है नागरिक भी और विदेशी भी। पहली परिभाषा समझ में आई। पहला शब्द देशवासी, वासी का मतलब क्या हो गया? वह व्यक्ति जो कहीं पर अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, वो वहां का क्या कहलाता है? आपका निवासी पता, एक स्थायी पता, दो पते पूछे जाते ना। तो निवासी किस बात का इंडिकेशन है? आपकी आर्थिक क्रियाएं कहां हैं, या आपके पिता की आर्थिक क्रियाएं कहां हैं, वो निवासी पता है। वास आर्थिक क्रियाओं को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेरी आर्थिक क्रियाएं कहां हैं? दिल्ली। तो मैं कहां का निवासी हूं? दिल्ली का। ठीक है, तो याद रखना, निवासी और नागरिक में अंतर होता है। नागरिक, ठीक है, संवैधानिक रूप से या संविधान के माध्यम से प्रदान किया गया एक आधिकारिक प्रपत्र है। ठीक है, जिसमें
कई बिंदु समाहित होते हैं। ठीक है, अर्थात ये पॉलिटिकल टर्म है। नागरिक क्या है? पॉलिटिकल टर्म है ये निवासी। ठीक है, जबकि हम जब एक तरह से बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी, निवासी है। दूसरा आता है शब्द कौन सा? निवासी। ठीक है, यह आर्थिक शब्दावली है। निवासी क्या है? इकोनॉमिक टर्म है। पॉलिटिकल टर्म नहीं, इकोनॉमिक टर्म है। ठीक है, और इकोनॉमिक टर्म है, और जबकि ये क्या शब्द है? पॉलिटिकल टर्म है। ठीक है, अगर निवासी की बात आएगी तो आर्थिक क्रियाकलापों को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? आर्थिक क्रियाकलापों को देखा जाएगा, और उस तरह से कोई व्यक्ति किसी भी देश का निवासी बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति विदेश से आता है, अगर भारत में रहकर 1 साल रहता है और अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है पूरा 1 साल, तो वो निवासी के रूप में कहां शामिल होगा? भारत की राष्ट्रीय आय में उसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ निवासी? ठीक है, और नागरिक अलग है। नागरिक क्या है? एक अधिकार प्रदान करता है संविधान के द्वारा, जिसमें वोट देने का अधिकार, ये करना करने का अधिकार। ठीक है, अधिकार तो दिए ही जाते हैं। क्या अधिकार क्यों दिए जाते हैं? अधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि आप उल्लंघन करिए। आपको बांधा गया है एक सीमा के अंदर। अधिकार में बंधन है। अधिकार क्या है? बंधन है। तो बंधन के रूप में एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया। तो पहला शब्द समझ में आ गया। दूसरा वित्तीय वर्ष। दूसरा क्या है? वित्तीय वर्ष। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 है। ठीक है, वित्तीय वर्ष। क्यों गणना की जाती है? क्यों रखा जाता है वित्तीय वर्ष? क्यों रखा जाता है वित्तीय वर्ष? तो याद रखना, इसलिए रखा जाता है वित्तीय वर्ष क्योंकि उसका कारण है वित्तीय वर्ष को रखने का। ठीक है, क्योंकि उसका कारण है वित्तीय वर्ष को रखने का। यहां पहली बात तो क्या? तुलनात्मक अध्ययन करना हो जाता है, अध्ययन मिल जाता है। ठीक है, करने के लिए। ठीक है, वित्तीय वर्ष क्यों रखा जाता है? तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। ठीक है, वर्तमान में वित्तीय वर्ष क्या है? अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, उमेश का आया आंसर, वेरी गुड आंसर, गोल्डन क्रांति। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय एक तरह से क्या है कि किसी देश के देशवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। और देशवासी और निवासी किसके द्वारा? पहला शब्द यूज कर लिया, दूसरा शब्द यूज कर लिया। अब तीसरा शब्द, कौन सा तीसरा शब्द है? अंतिम वस्तुएं और
सेवाएं, ठीक है। तीसरा शब्द कौन सा? अंतिम वस्तु और सेवा का, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि वस्तु क्या होती है? जो दिखाई देती है, और उसका मुद्रा में मूल्य होता है, उसका मुद्रा में मूल्य होता है, ठीक है। दूसरा सेवा जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, दिखाई नहीं देती है। उसका मुद्रा में मूल्य होता है, वो क्या कहलाता है? तो याद रखना, जिसका मुद्रा में मूल्य नहीं मिल रहा है वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। जिसमें एक तरह से अगर मनी जनरेट नहीं हो रही है तो वो, अर्थात हमको उसका प्रतिफल मिलना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन पूछूं, क्या एक व्यक्ति जो अपने यहां पर सब्जियां बो रहा है राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा? बेचेगा तो, ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन हस्तांतरित की, जुड़ेगी? क्यों? जुड़े रहे तो सेवा तो जुड़नी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कार्य के लिए प्रतिफल में नहीं दी गई। किसी काम के लिए दी गई, हाँ, तो वो तो जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, क्योंकि आप किसी कार्य को किए, उसके प्रतिफल में मिला। वहां तो बैठे बैठे मिल गया 3000, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अंतिम वस्तु को क्या, पहले नेशनल इनकम समझते हैं। अब परिभाषा को मैंने कहा क्या, एक वित्तीय साल में, एक साल के अंदर, ठीक है, अगर 10 वस्तुएं बनी, कितनी वस्तुएं बनी, और एक वस्तु की कीमत कितनी, 10 रुपया, तो नेशनल इनकम कितनी हो गई, ठीक है। अगर 10 सेवाएं बनी और एक सेवा की कीमत हो गई 100 रुपया, तो नेशनल इनकम कितनी हो गई, 1000 रुपया। टोटल नेशनल इनकम वस्तु और सेवा का, इतना तो समझ में आ गया। अब यहां पर मैंने यूज की कौन सी वस्तु, अंतिम वस्तु। अब समझना कैसे, ठीक है। ऐसे समझिए यहां पर क्या, कि मान लेते हैं कि ये 10 वस्तु जो बन रही है, ठीक है, कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं बन रही हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 10। मान लेते हैं पेन बना 10, कितने पेन बने, 10 पेन बने थे यहाँ, ठीक है। उस पेन में यूज किया गया यहां प्लास्टिक, वो भी कोई बना रहा होगा, वो भी कोई बना रहा होगा ना, ठीक है। उसके बाद में इंक, वो भी कोई बना रहा होगा, इंक सप्लाई कर रहा होगा उसके लिए, क्लियर हुआ। ये प्लास्टिक बनाने की कीमत अगर 2 रुपया आई, कितनी आई, 2 रुपए आई, और इंक बनाने की कीमत भी कितनी आई, 2 रुपए अगर आई, ठीक है। तो इसका मतलब है कितने रुपए की इंक बनाई इसने, 10 पेन के लिए इंक बनाई, इसका मतलब कितने रुपए का किया। और फिर एक तरह से 20, यहां पर क्या किया, 10 पेन के लिए इंक डेवलप की गई, और जब 10 पेन के लिए यहां पर इंक डेवलप की गई तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, 20, ये भी हुआ ना, ठीक है। अब 10 पेन बने थे 10 रुपए के हिसाब से, कितने, टोटल नेशनल इनकम कितनी हो गई, क्या गड़बड़ हुआ इसमें,
जब हम यहां पर बना रहे थे पेन, तो इसको हमने यहां पर ऑलरेडी 10 रुपए में जोड़ रखा है, इसको भी मैंने ऑलरेडी 10 रुपए में जोड़ रखा है, तब ये फाइनल कॉस्ट निकल कर आई थी। तब ये फाइनल कॉस्ट निकल कर आई थी कितनी? अगर नेशनल इनकम में हम जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको भी अगर जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम क्या होगी? ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी, ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। दिख रही है ना बढ़ी हुई? भाई प्लास्टिक को भी जोड़ दिया और इंक को भी हमने जोड़ा। अगर उन दोनों की कॉस्टिंग को जोड़ देते हैं तब ये 10 रुपए की पेन की कॉस्ट वैसे आई थी। अब 10 रुपए पेन की कॉस्ट वैसे आई थी, और अगर नहीं जोड़ते हैं तो भाई ये भी तो उत्पादन तो हुआ अर्थव्यवस्था में, ये भी उत्पादन हुआ अर्थव्यवस्था में। जैसे केक बना 350 का, केक में क्रीम भी लगी, केक में ब्रेड भी लगी, ठीक है, सारी चीजें एक तरह से यूज हुई होंगी, जैम वगैरह भी यूज हुआ होगा केक में। कितने का केक है? अब मैं दिखाऊं 350 का उत्पादन हुआ, क्रीम वाला दिखाए कि भाई 50 रुपए का उत्पादन हुआ, जैम वाला दिखाए 50 रुपए का उत्पादन हुआ, तो सबका अगर अलग अलग उत्पादन देखा जाए तो रियल में उत्पादन तो 350 का ही हुआ ना। सबकी कॉस्टिंग ऑलरेडी पहले से जुड़ी हुई है, तभी वो 350 निकाल के दिया है। तो ऐसी कंडीशंस में जब भी हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं? अंतिम वस्तु का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि डबल काउंटिंग से बचने के लिए। याद रखना, अंतिम वस्तु का प्रयोग क्यों करते हैं? अंतिम वस्तु कौन सी बनी? प्लास्टिक और इंक की वैल्यू नहीं जोड़ेंगे, तो अंतिम वस्तु का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे दोहरी गणना से बचा जा सके। ठीक है, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचा जा सके। ठीक है, दोहरी गणना से बचा जा सके। तो नेशनल इनकम तो समझ में आ गई, कितनी आ गई? 1100। राष्ट्रीय आय कितनी आ गई? 1100। 1100 का मतलब 10 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए, 10 वस्तु 100 रुपए के हिसाब से 1000। नेशनल इनकम कितनी होगी टोटल? ठीक है, अंतिम वस्तु वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उत्पादन में हम ये देखते हैं कि लास्ट में कौन सी वस्तु बनी। ये तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। एक बोल्ट वाला 200 बोल्ट बनाता है, 50 अगर वो साइकिल वाले को ट्रांसफर कर देता है तो उसका उत्पादन कितना गिना जाएगा? केवल और केवल 50 का ही। हो सकता है वो 50 वस्तुओं को मार्केट में डायरेक्ट एमआरपी पर बेचने के लिए उतार दे, और अगर उसने मध्यवर्ती के रूप में उपयोग कर दिया तो फिर अलग रूप से निकल कर आएगा। ठीक है, तो फिर अलग रूप से निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज और याद रखना, अब वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, वस्तुएं, अंतिम वस्तु, हाँ, आप खुद ही बताओ, शामिल करना चाहिए क्या? किसी उत्पादन क्रिया के योग के कारण से है? वो उत्पादित लिखा है ना, कोई उत्पादन क्रिया तो हुई नहीं ना। परिभाषा देखो ना, परिभाषा देखो क्या लिखा है? उत्पादित। जब उत्पादन हुआ ही नहीं तो किस बात का एक तरह से? अब आप कहोगे सर इतना तो उत्पादन किया, वो 1000 रुपया का नहीं, भिक्षावृत्ति को कैसे शामिल कर लोगे आप? ठीक है, नेशनल इनकम में महिलाओं का शामिल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं शामिल हो पाया? क्योंकि उनको वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, यहां दिमाग लगाइएगा बस,
ये पूछता है राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होगा क्या नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होगा क्या नहीं, ये समझने की जरूरत है। बस वहां पर थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बैठ के ये सोच लेना, उत्पादन क्रिया है, पेंशन बोले उत्पादन क्रिया नहीं है, सरकार ट्रांसफर कर रही है, उत्पादन तो है नहीं ना, कैंसिल कर दो, नहीं शामिल है। जहां पर आपको उत्पादन ना दिखाई दे, दिमाग लगा के वहां पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप रटते रह जाओगे, 10-12 रट लोगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। वहां तो सॉल्व इसी से होगा कि उत्पादन क्रिया है या नहीं है। उत्पादन क्रिया देखना और फिर उसका मूल्य मिल रहा है या नहीं। अगर उत्पादन हो रहा है तो भी हो सकता है मूल्य ना मिल रहा हो। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट इसको देखना, जैसे घर में सब्जी बना रहे, उगा रहे ना, उत्पादन तो हुआ ना, उत्पादन तो हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या देखोगे, मूल्य जनरेट हुआ या नहीं हुआ। अगर खुद खा गए तो फिर मूल्य कहां जनरेट हुआ भाई, मूल्य जनरेट ही नहीं हुआ। तो इस पर थोड़ा सा 2 कॉन्सेप्ट को याद रखना, अपने आप ही वहां क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, अपने आप ही पकड़ में आएगा उसको। अब बहुत से आके कहने लगते हैं सर हस्तांतरित आय शामिल होगा या नहीं, आके आते हैं लोग पूछते हैं कि सर ये शामिल होगा या ये शामिल होगा या नहीं। अपने आप ही आपका क्वेश्चन बनेगा अगर आप कॉन्सेप्ट 2 चीजें उनमें फॉलो अप करके लगा दोगे। उत्पादन क्रिया है, दूसरे स्टेप में पैसा जनरेट हो रहा है या नहीं, ठीक है, पैसा जनरेट हो रहा है या नहीं। 2 चीजें अगर क्लियर हो जाएंगी तो राष्ट्रीय आय में समझ में आ जाएगा शामिल होगा या नहीं, ठीक है। रेंट, उत्पादन क्रिया है सेवा के बदले में, और प्लस पैसा भी। हाँ वो अलग बात है कि वो दिखा नहीं रहा होगा, एग्रीमेंट वगैरह अगर नहीं होगा, या आप एक तरह से फंड को ट्रांसफर कैसे नहीं करोगे, ऑनलाइन नहीं करोगे, तो वो अलग बात है। और इसीलिए ये वाली इनकम जो है, किराए वाली इनकम भी टैक्सेबल में शामिल होती है। अगर किसी को जैसे यहाँ का किराया जा रहा होगा तो किराए के मालिक जो उस पर है ना, वो जीएसटी आरोपित हो रहा होगा यहाँ, क्योंकि वस्तु पर 40 लाख का अगर कोई कारोबार कर रहा है साल का, तो जीएसटी उस पर, और सर्विसेज कितने पर, मतलब मैं अगर साल में 20 लाख कमा रहा हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सर्विसेज दे रहा हूं ना, तो जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें थोड़े से बचाव ये हो जाते हैं क्या कि भैया हमने कैश ले लिया, पहली बात तो, ठीक है, तो बच गए, तो बच गए। दूसरा क्या है कि भाई फिर हमको एक तरह से इनको बिल आरोपित करना पड़ेगा और इन पर भी जीएसटी ठोकना पड़ेगा। जो आप लोगों का एक तरह से जीएसटी जा रहा होगा, ये डायरेक्ट भर रहे होंगे, ये फिर हमको देंगे, फिर हमको भी एक तरह से जीएसटी लेकर सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? दो पॉइंट यहां पर, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए क्या होता है कि 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय 4 प्रकार से गणना होती है। क्या? मैंने वस्तु बताई थी, सेवा बताई थी, मैं यहां पर ये बताया अभी, ठीक है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, ठीक है। एक साल में कितनी वस्तुएं बना रहे हैं, कितनी सेवा बना रहे हैं, उसका, आप कितनी वस्तुएं बना रहे हो, कितनी सर्विसेज बना रहे हो, उसका रुपए में मूल्य, वो क्या है, राष्ट्रीय आय, ठीक है।
इससे क्या फायदा होगा? जबरदस्ती का वस्तुएं गिन रहे हैं, जबरदस्ती की सेवाएं गिन रहे हैं, नहीं पागलपंती वाला काम कर रहे हैं, बैठकर गिन रहे हैं वस्तुएं और बैठकर सेवाएं गिन रहे हैं। तो क्या जीडीपी से क्या हो जाएगा? तो थोड़ी ना फाड़ लेंगे कोई। यस देखो, अगर राष्ट्रीय आय किसी देश के किस बात का इंडिकेशन दे देगी? अगर वस्तु और सेवा का हमें मूल्य मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? वस्तु और सेवा का अगर मुझे मूल्य पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगी संसाधन की कीमत कितनी है। पता चल जाएगी ना? कैसे? ठीक है, मैंने एक पेड़ काटा, उस पेड़ से मैंने 20 टेबल बनाई, एक टेबल की कीमत 1000 रुपया, तो 20 टेबल की कीमत, तो मुझे पता चल गया एक पेड़ की कीमत कितनी, मुझे पता चल गया एक पेड़ की कीमत कितनी। अगर पेड़ खत्म हो गया तो कितना खर्च करना पड़ेगा भविष्य में? तो रिसोर्सेस की कीमत पता चल गई। वो संसाधन अगर खत्म हो गया तो आज के हिसाब से मुझे कितना पे करना पड़ेगा, ये बता देगा राष्ट्रीय आय? नहीं बता देगा। वस्तु और सेवा का मुद्रा में मूल्य है, और वस्तु और सेवा का मुद्रा में मूल्य है तो किसी रिसोर्सेस की कीमत क्या है अगर वो रिसोर्सेस समाप्त हो जाता है आपके जीवन में, ये बताने का काम कौन कर देगा? राष्ट्रीय आय। कि अगर ये रिसोर्सेस, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय आय संसाधन की कुशलता को भी बता देता है, संसाधन की कुशलतम उपयोग को दर्शाने लगता है, उपयोग को बताता है। कैसे को उपयोग को बताता है? ठीक है, यही पेड़ हमने लिया, यही पेड़ चाइना को दे दिया, सेम। चाइना ने क्या किया? 20 टेबल बनाई और फिर जो झाड़ फूक था, जितना भी कचरा वगैरह था, उससे क्या किया कि उसने शोकेस के बड़े बढ़िया बढ़िया आइटम बना दिए। ठीक है, अब 20 टेबल कितने की? वहां भी 20,000 की मान लेते हैं। और शोकेस की कीमत कितनी? शोकेस की कीमत भाई कम से कम 20,000 ही है। तो ये पता चल गया ना कि उसी संसाधन से हमने कितनी चीजें बनाई और उसी संसाधन से उन्होंने कितनी चीजें बनाई। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि भाई चाइना वाले ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंडिया वाले, अगर हमारे संसाधनों का मूल्य अगर कम आ रहा है तो हम ये तुलना कर सकते हैं, हमने इतनी वस्तुएं बनाई हैं भैया, इतना एक तरह से मटेरियल वेस्ट कर दिया, हमें कुशलता की आवश्यकता है, हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, हम अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो नेशनल इनकम किस बात को बता देती है? संसाधन का कुशलतम उपयोग कितना चल रहा है। ठीक है, नेशनल इनकम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय को भी प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, इसका मतलब है देश की नेशनल इनकम अगर बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी, और देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब नेशनल इनकम कब बढ़ेगी? जब संसाधन है वो ज्यादा से ज्यादा उनको हम यूटिलाइज कर सके, वेस्ट मटेरियल हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि जब राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, किसका? तो क्या निकल कर आ जाती है? वो प्रति व्यक्ति आय। और एक व्यक्ति की आय अगर देश की निकल कर आई तो ये किस बात का इंडिकेशन हो जाएगा? ये इस बात का इंडिकेशन हो जाएगा कि देश के लोगों की आय बढ़ रही है, अर्थात आर्थिक विकास हो रहा है। विकास का सूचक आ जाता है ना, विकास के मापन के रूप में हमने शुरुआत में एक तरह से बताया था। तो प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित करने लगता है राष्ट्रीय आय, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। चौथा क्या होता है? तुलनात्मक, दूसरे देश के साथ तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। देश के साथ
तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कैसे। 2019-20 में हमने बनाई 10 वस्तुएं 10 रुपए की कीमत के हिसाब से, हमारा कितना था 100 रुपीज। 2020-21 में, ठीक है, हमने बनाई 10 वस्तुएं 11 वस्तुएं कितने रुपए के हिसाब से, कितने रुपए की बढ़ोतरी की, अर्थात कितने % की। ये भारत की स्थिति। सेम समय में चाइना की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चाइना की तरफ चलते हैं तो चाइना मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि उसने एक तरह से 10 वस्तुएं बनाई, लेकिन जो वस्तुएं एक तरह से जो बनाई हैं वो 10 नहीं बल्कि उसने कितनी बना दी 15, ज्यादा बना रहा है, वो कुशलतम उपयोग कर रहा है ना। और हम 10 रुपए की कीमत के हिसाब से 150 रुपए, तो हम उससे पिछड़ गए ना। हमने 100 रुपए का उत्पादन किया, उसने कितने का किया। संसाधन सेम यूज हो रहे हैं, सारी चीजें सेम यूज हो रही हैं, तो वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, हम खराब हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में ये चीजें आती है। जैसे दूसरे साल में भी अगर यहां पर 20 वस्तुएं बना लेता है 10 रुपए के हिसाब से तो 200 रुपए, तो उन्होंने तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ज्यादा ग्रोथ कर लिया ना, 20% से ज्यादा ग्रोथ कर लिया। अगर देखा जाए तो कितने रुपए बढ़ गए उनके, इसका मतलब है कि 150 का 30% का ग्रोथ हुआ अर्थव्यवस्था में उनका, लगभग। तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया भारत और चाइना के बीच में कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था ये चल रही है, उनकी अर्थव्यवस्था ये चल रही। तो नेशनल इनकम तुलनात्मक अध्ययन भी करा देती है। ये बता देती है कि रिसोर्सेज अगर खत्म हो गए तो भविष्य में कितनी चुकानी पड़ेगी कीमत, दूसरे देश से मंगाओगे तो कितना रुपया। भाई मान लेते हैं कि तेल खत्म हो गया, और तेल अगर खत्म हो गया तो फिर हमको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी ना जिसके पास तेल होगा। तो इसको एक तरह से बताने का काम कर देता है, और इसीलिए राष्ट्रीय आय की जरूरत हम लोगों को पड़ जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी पता चल जाती है, एक व्यक्ति का रहन सहन पता चल जाता है। भाई जितना हमने वस्तुएं बनाई हैं उसको जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो एवरेज रूप से एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, रहन सहन पता लग गया। भाई अमेरिका के लोगों को रहन सहन मिल रहा है कितना, मान लेते हैं अमेरिका के लोगों को 10 लाख रुपया साल का, और इंडिया का 1 लाख, तो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आएगी भारत में। है? बंगाली को भूखा क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, अब राष्ट्रीय आय को कितने प्रकार से निकाला जाता है, 4 प्रकार से हम गणना करते हैं। एक गणना कहलाती है क्या, सकल घरेलू उत्पाद, GDP। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, GNP। ठीक है, तीसरी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और क्या आ जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट यहां पर हो गए राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। अर्थात इस तरह के GDP को भी हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। GNP को भी हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है,
घरेलू उत्पाद को भी, शुद्ध घरेलू उत्पाद को भी हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को भी हम क्या कहते हैं? तो फिर 4 की जरूरत क्या है? 2 ही रख के कर लेते, 1 ही कर लेते। 4 तरीके से हम क्यों निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय? क्या यहाँ प्रॉब्लम है राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए? ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस को समझो, फिर परिभाषा बाद में लिखाएंगे। पहले ग्रॉस को समझो। ग्रॉस क्या होता है? सकल। ठीक है, देखो, किसी वस्तु को बनाने के लिए साधन लागत की, किसी वस्तु को बनाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है? साधन की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बदले में ठीक है, दिया गया प्रतिफल लागत कहलाता है। क्या कहलाता है? दिया गया प्रतिफल लागत कहलाता है। समझना, सकल क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस को समझना है मुझे, तो हमको समझना पड़ेगा किसको? साधन लागत को। अब किसी वस्तु को बनाने के लिए साधन क्या क्या चाहिए और लागत क्या लगती है? ठीक है, सबसे पहले भूमि चाहिए। दूसरा क्या चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए? पूंजी चाहिए। तीसरा चाहिए श्रम या मजदूर। ठीक है, और चौथा चाहिए एक उद्योगपति। किसी वस्तु को बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 चीजें। उसके बदले में क्या देना पड़ता है? लागत, कॉस्ट। ठीक है, उसके बदले में क्या देना पड़ता है? कॉस्ट। कैसी कॉस्ट? भूमि पर क्या देना पड़ेगा? पूंजी को क्या देना पड़ेगा? ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, मजदूर को क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी। मंडे को टेस्ट होगा पक्का। ठीक है, हाँ, एक्चुअली में पहले हमने कहा कि ले लेते हैं, इन्होंने कहा नहीं सर कल है और फिर वो परसों है टेस्ट। कल है ना इन लोगों का, आप अभी रहने दो, डबल बर्डन ना पाड़ो। हमने कहा ठीक है, मंडे को लेकिन डबल बर्डन आ जाएगा। पहले ये वाला दे दीजिए, फिर मजदूर, मजदूरी। अब पूरा लेंगे अब टेस्ट। ठीक है, छोटा नहीं लेंगे, बड़ा ले लेंगे। अब संडे को कल छुट्टी है तो बना देंगे। उद्योगपति को लाभ, प्रॉफिट। हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाएंगे, चिंता मत करो, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए? वाइपर चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए। किसी वस्तु को बनाने के लिए क्या चाहिए? वाइपर से ही सारी वस्तुएं बनती हैं। वेजेस, लेबर को क्या चाहिए? वेजेस। ठीक है, आई से इंटरेस्ट, पी से प्रॉफिट, आर से वाइपर चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए, अर्थात 4 के बेस पर वस्तु बनती है। ठीक है, इस पूंजी से क्या किया जा सकता है? इस पूंजी से मशीन ली जाती है। ठीक है, इस पूंजी से क्या लिया जाता है? मशीन ली जाती है और संचालन किया जाता है कंपनी का। इसी पूंजी से ही तो मशीन ली जाती है, संचालन किया जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले ग्रॉस शब्द को समझेंगे, ग्रॉस क्या है। ठीक है,
अगर ग्रॉस को समझना है तो किसी वस्तु को बनाने के लिए क्या क्या लागत आती हैं उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। और वो लागतें क्या है, बाइपर के बेस पर वस्तुएं बनती हैं, अर्थात किराया देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, मजदूरी देनी पड़ती है। और मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत कितनी आई थी, 10 रुपया, लागत में रेंट देना पड़ा एक वस्तु पर, लगभग एवरेज आया 2 रुपए, ब्याज देना पड़ा 2 रुपए, मजदूरी देनी पड़ी 2 रुपए और 4 रुपए, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई वस्तु की, 10 रुपए निकाली, टोटल कॉस्ट आ गई कितनी, 10 रुपए। कितने रुपए की वस्तु बनी, 10 वस्तुएं, नेशनल इनकम कितनी आई थी। अब यहां एक गेम खेले इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या कि भैया ये 10 रुपए कॉस्ट नहीं, बल्कि ये कॉस्ट बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें ये पंखा चल रहा है ना, तो ये घिस रहा है। ये टीवी चल रही है, जो टीवी खरीदी गई है 1 साल में, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग भी हम 2 रुपए और जोड़ेंगे, ठीक है। क्या है, घिसावट के रूप में या मूल्यह्रास के रूप में, ठीक है। जब यही वैल्यू जुड़ी हो तो क्या कहलाता है। अब याद रखना, ग्रॉस को टोटल मत कर देना, ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन ऐड है। क्या लगाओगे आंसर, मूल्यह्रास जुड़ा हुआ है। अगर वहां पूछा जाए व्हाट इज द जीडीपी में ग्रॉस क्या है, तो कुल मत लगा देना। अगर आपने आंसर कुल लगा दिया, ग्रॉस सब लोग क्या कह देते हैं, ग्रॉस क्या है, कुल, यही तो कह देते हैं। ग्रॉस का मतलब टोटल, कुल नहीं। इकोनॉमिक्स में ग्रॉस का मीनिंग डेप्रिसिएशन ऐड है, अर्थात क्या, जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब इसी घिसावट को हटा दें तो ये नेट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आया कॉन्सेप्ट क्लियर, ग्रॉस। और क्या भाई, साल भर में 3 टेबल तो टूटती होंगी, 3 टेबल 4 टेबल तो टूटी जाती होंगी, तो घिसावट नहीं जोड़ेगा, कॉस्टिंग नहीं जोड़ेगा। अरे टेबल आ गई, अब क्या। अब देखो, समझिएगा कंपनी ये ऐसा क्यों करती है, ग्रॉस क्यों दिखाती है, समझिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों ग्रॉस को इसको हटाती है, नेट में ग्रॉस को हटाएगी ना, तो क्यों हटाएगी, समझो। ये पंखा चला, पंखा खरीदा गया 2 साल के लिए, किससे खरीदा गया होगा, पूंजी से आया होगा ना पंखा, 2 साल का। इसका मतलब गारंटी कितने साल की, 2 साल के लिए गारंटी है भाई, जो जितने समय के लिए। इसका मतलब मेंटेनेंस इसका 2 साल तक है, 0 मेंटेनेंस है पंखा। ये 5 साल का है, 5 साल इसका मेंटेनेंस 0। हर चीज की गारंटी है, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो कंपनियां यहां एक गेम खेलती हैं। गेम क्या खेलती हैं, इस मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पर एक कॉस्ट और आरोपित कर देती हैं ग्रॉस में। अब वो ऐसा क्यों करती हैं, मजबूरी। जैसे आप आओगे, ठीक है, और आप मान लेते हैं कि पीसीएस अधिकारी बन जाते हो या आरओ बन जाते हो, ठीक है। और आरओ बन जाते हो तो उस कंडीशंस में क्या है कि किसी डिपार्टमेंट से चंदा वसूल करने जाओगे। जब 8-10 साल हो जाएंगे तो आप जितने भी होंगे ना, जैसे शिक्षा विभाग में आ गए तो जितने DIOS हैं ये सब चक्कर काटना शुरू कर देंगे, ठीक है। जहाँ से फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी बड़े आराम से,
2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार हर जिले से, 75 जिले से आएगी। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है क्या कि उस कॉस्टिंग को कंपनी कहां शामिल करे। अगर आप मांगने आए कि पैकेट दे दो क्योंकि आपकी कंपनी पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा कर रही है, तो फिर उस कंडीशंस में कंपनी अपनी कॉस्टिंग कहां दिखाएगी? कहीं है जगह? कहीं है जगह? पैकेट तो उसे देना ही है, तो कहेगा 4 बिल बनाओ, पंखे 4 बार खराब हुए, पंखे 4 बार खराब हुए, जबकि एक्चुअल में क्या है, पंखा जो खराब होना है उसकी तो कॉस्टिंग ऑलरेडी जुड़ी है, फिर भी उसको रिपेयर के नाम पर, मरम्मत के नाम पर कंपनी जोड़ रही है क्योंकि मजबूरी है उसकी, क्या, अधिकारियों को पैसा देना है। इस पर बवाल उठा था कि ग्रॉस नहीं, कंपनियों को क्या देना चाहिए, नेट।